अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस में पाइपिंग की जो साइट में एक्टिविटीज़ होती हैं फेस वाइज, वो कैसे होती हैं, मतलब हमारा जो साइट पे फेस वाइज पाइपिंग का काम होता है वो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले भी कुछ ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी होती है, डिज़ाइन होता है, प्री फीड होती है, फीड होती है, और डिटेल इंजीनियरिंग होती है, प्रोक्यूरमेंट होती है। लेकिन ये इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे साइट से रिलेटेड। तो साइट में जो हमारा सबसे होता पहले होता है वो कंस्ट्रक्शन होती है। उसमें हमारी फैब्रिकेशन है, एरेक्शन है, मैकेनिकल क्लियरेंस है, मैकेनिकल कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है प्री कमीशनिंग आ जाती है, रीस्टेटमेंट आ जाती है, कमीशनिंग आ जाती है, हमारा वारंटी पीरियड आ जाता है, और देन जो हमारा है वो हैंड ओवर हो जाता है प्रोडक्शन टीम को, ठीक है। प्रोडक्शन आ जाती है जो ऑपरेशन टीम को हम हैंड ओवर कर देते हैं। ये हमारे जो हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह जो ये काम सरंजाम देती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में की दो कैटेगरीज है, एक है फैब्रिकेशन और दूसरा है एरेक्शन या इंस्टॉलेशन। तो अभी हमें काम स्टार्ट करने हैं, तो कोई भी हमें काम स्टार्ट करना है या कोई भी काम हम शुरू करने लगे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो पहले हमें फैब्रिकेशन या एरेक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ड्राइंग है या कोई सर्टिफिकेट है या कोई भी है, तो वो हमारा इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर वो हमारी ड्राइंग, हमारा कोई सर्टिफिकेट या हमारा कोई भी और रेफरेंस डॉक्यूमेंट अगर इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन से अप्रूव नहीं है, तो हम काम नहीं करेंगे, या अगर हमने उसके मुताबिक काम कर दिया तो वो हमारा काम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमने काम करना है, हमने फैब्रिकेशन करनी है, तो हमें फैब्रिकेशन के लिए मटेरियल चाहिए। तो अभी हमें मटेरियल कौन सा चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कुछ सर्टिफिकेट चाहिए कि हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। जैसे पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन है, और जो है मटेरियल की जो है आइडेंटिफिकेशन एट साइट का सर्टिफिकेट है। ये हमें चाहिए कि हम कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, और हमारा जो मटेरियल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वाकया वो ठीक है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू कोड है या नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट हमें उसके लिए चाहिए होते हैं। तो उसके बाद जो हम स्टैंडर्ड कोड है, जैसे हमारा ASME B31.3 है, या दूसरे ASTM कोड हैं, API कोड हैं, ANSI कोड हैं, तो हमें इनको भी फॉलो करना होता है कि वाकया अगर हम जो प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा अकॉर्डिंग टू कोड है, या मटेरियल हमारा अकॉर्डिंग टू कोड है, जो हमारे जॉब का प्रोसीजर है। क्योंकि ये हमारे क्वालिटी का की पॉइंट होता है। एज़ पर मटेरियल कोड, एज़ पर मटेरियल प्रोसीजर काम करना हमारा की पॉइंट होता है हमारे क्वालिटी और सेफ्टी का। ओके। तो अभी हमने फैब्रिकेशन और एरेक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फैब्रिकेशन एरेक्शन ऑफ पाइप। तो उसके बाद जो हो जाता है, हम जैसे काम करते हैं, हम फिटअप करेंगे, तो फिटअप के हमें इंस्पेक्शन करवानी है। कोई भी हम काम करें तो हमें उसकी इंस्पेक्शन करवानी है। तो इंस्पेक्शन के लिए क्या है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, कि हमें उसमें कौन क्या क्या और कैसे कैसे जो है हमें इंस्पेक्शन जो है एरेक्शन और फैब्रिकेशन में करवानी है। तो ये सर्टिफिकेट हो गया, और मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम जब फिटअप कर लेंगे, हमारा वेल्डिंग का प्रोसीजर आएगा, तो उस वेल्डिंग के प्रोसीजर के लिए हमें वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन कि हम कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे, कौन फिलर वायर इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो जो है वेल्डिंग से रिलेटेड जॉब है, तो वो
WPS के मुताबिक होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ सर्टिफिकेट हैं जो हमें फैब्रिकेशन और इरेक्शन में चाहिए होती हैं। तो अभी हमें फैब्रिकेशन करनी है, तो फैब्रिकेशन के लिए हमें जो मटेरियल की ज़रूरत है, तो और उसके बाद हमें ड्राइंग्स चाहिए होती हैं, लास्ट रिवीजन ड्राइंग्स हमें चाहिए होती हैं। और पाइपिंग में जो हम ड्राइंग इस्तेमाल करते हैं वो हमारी ड्राइंग है, एस्टिमेटेड ड्राइंग होती है, जर्नल अरेंजमेंट ड्राइंग होती है, PNR ड्राइंग होती है, पाइप स्पोर्ट की फैब्रिकेशन और इरेक्शन की ड्राइंग्स होती हैं। तो ये हमें ड्राइंग्स वगैरह चाहिए होती हैं। तो अभी हमें मटेरियल कहाँ से लेना है, तो हम जो हमारा साइड प्लानर होता है, एक होता है मेन प्लानर का काम क्या होता है कि वो प्लान बनाता है कि हमें इस मंथ में कितनी प्रोडक्शन देनी है, पर वीक कितनी प्रोडक्शन देनी है, पर डे कितनी प्रोडक्शन देनी है। और एक होता है हमारा साइट का प्लानर, ठीक है। तो साइट के प्लानर से हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि हमें ये हमारा टास्क है और हमें ये मटेरियल चाहिए, तो वो फिर मटेरियल एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर कोड और एज़ पर जो है जो हमारा प्रोसीजर होता है वो उसके हम जो क्लाइंट का स्टोर होता है वहाँ से हम इशू कराते हैं, अपने स्टोर में लाते हैं और फिर जो रिक्वायर्ड होता है मटेरियल अपनी फैब्रिकेशन टीम को देते हैं। तो अभी फैब्रिकेशन स्टार्ट करनी है तो हमें सबसे पहले जो पाइप की कटिंग होती है ना, उसकी एक्यूरेसी पे हमें पूरा फोकस करना होता है। क्योंकि अगर हम पाइप की कटिंग की एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ़ जॉइंट बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ़ जॉइंट बढ़ेंगे तो ये हमारा क्वालिटीज़ का वीक पॉइंट होगा। ओके, उसके बाद हम पाइप की कटिंग हो गई है तो पाइप की फिटअप करेंगे, ठीक है। फिटअप के लिए क्या है कि उसके साथ हम जो रेड्यूसर है, टी है, एल्बो है, फ्लंज है, जो भी हमने उसके साथ लगाना है वो जो है फिटअप हो जाएगा। तो फिर उसकी विजुअल जो हम अपने तौर पे इंस्पेक्शन कर लेंगे कि उसका जो गैप है वो पूरा है और उसके लाइनमेंट ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम QC को ऑफ़र करेंगे। तो QC को ऑफ़र करने के बाद क्या होगा कि QC हमारा फिटअप इंस्पेक्शन करेगा और फिटअप अगर हमारा ठीक है तो हमें फिटअप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और फिटअप सर्टिफिकेट लेने मिलेगा तो उसके बाद हम जो है वो प्रोडक्शन में दे देंगे, यानी कि हम वेल्डिंग में उसको स्पूल को डाल देंगे। तो फिर हमारी वेल्डिंग का जॉब कंप्लीट होगा। वेल्डिंग का जॉब कंप्लीट होने के बाद जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसमें जो है NDT या दूसरे टेस्टिंग प्रोसेस होते हैं वो करेंगे। ये टेस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अगर हमारी ब्लास्टिंग प्रोसीजर में है तो ठीक, अगर नहीं तो हमारा जो मटेरियल है वो हम स्पूल जो है वो पेंटिंग में चला जाएगा। पेंटिंग होने के बाद पेंटिंग इंस्पेक्शन होगी और फिर डिस्पैच टू ले डाउन एरिया। तो ये हमारी फैब्रिकेशन कंप्लीट हो गई। और फैब्रिकेशन कंप्लीट होगी तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एरेक्शन या इंस्टॉलेशन का। तो उसमें क्या है कि जो हमें टास्क मिलेगा कि एरेक्शन का हमें कौन कौन सा स्पूल एरेक्शन करना है, कहाँ कहाँ करना है, उसके हम ड्राइंग लेंगे और स्पूल की लिस्ट लेंगे। तो फिर हम जाएंगे ले डाउन एरिया में, वहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो मटेरियल हमारा स्पूल है आया कि वो रेडी है या नहीं, फैब्रिकेट हो गया है या नहीं। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम साइट का विज़िट भी लाजमी करेंगे। अभी हम साइट का विज़िट क्यों करेंगे कि वहाँ देखेंगे कि हमें वहाँ क्या क्या चीज़ें चाहिए, जहाँ हमने काम करना है वहाँ हमारी स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है या नहीं, या जिस एलिवेशन पे जो हमने इरेक्शन करनी है वहाँ पर सपोर्ट लगी हुई है या नहीं, या वहाँ दूसरी चीज़ें जो हमारी रिक्वायर्ड हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं, या कोई चीज़ जो ऐसा कोई हमारे क्लैश तो नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर हमें वहाँ देख रहे हैं कि जहाँ हमने काम करना है वहाँ हमने क्रेन लगानी है, तो क्रेन की स्पेस हमारे पास है या नहीं, या हमने मटेरियल लाना है ट्रेले पे तो ट्रेले किया जो एक्सेस है या नहीं, हाँ, और हम कितना मटेरियल यहाँ रख सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और उसके बाद जो हमारी दूसरी टीम्स होती हैं, सिविल की टीम काम कर रही होती है, वहाँ इलेक्ट्रिकल की टीम काम कर रही होती है, वहाँ दूसरी और अदर टीम भी काम कर रही होती हैं। तो क्या हमारी एक्टिविटीज़ उनके साथ क्लैश तो नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है हम अपनी इरेक्शन, और उसके बाद जो है कि हम मटेरियल जब लाएंगे तो हमारी कोशिश ये होगी
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो नीचे असम्बल कर लें, छोटे छोटे स्पूल जो है हमारे नीचे 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 असम्बल हो जाएं, ताकि जब हम इरेक्शन करने लगे तो हमारा जो टाइम बचे, क्योंकि हमें क्रेन एक मखसूस टाइम के लिए मिलेगी। ठीक है, हम पूरा दिन क्रेन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि क्रेन को दूसरी टीम्स ने भी इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए कि हमें जो भी क्रेन मिले हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इरेक्शन हो जाए, इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो जाए, हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा निकल आ जाए। तो अभी जैसे ये इंस्टॉलेशन का काम चल रहा होगा, जैसे ही काम 70% तक कंप्लीट हो जाता है तो हमें टेस्ट पैक मिलते हैं। तो टेस्ट पैक मिलते हैं, टेस्ट पैक के मुताबिक जो हम अपनी जितना भी काम हमारा हो चुका होता है उसकी हम अपने तौर पे मैकेनिकल क्लियरेंस करते हैं। अभी मैकेनिकल क्लियरेंस में क्या होगा कि हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद नट बोल्ट है, गैसकेट या उसमें वाल्व वगैरह इंस्टॉल जो होने थे वो हो गए हैं। तो उसके बाद जो है हम अपनी क्यूसी को ऑफ़र करते हैं। हमारा क्यूसी जो है वो उसमें मैकेनिकल क्लियरेंस करेगा, और उसके बाद वो बाद में उसमें जो एनडीटी का प्रोसेस होगा वो करेगा। उसके बाद जो हमारे क्यूसी को ऑफ़र किया जाएगा, जो क्लाइंट का क्यूसी है उसको ऑफ़र किया जाएगा, वो अपनी मैकेनिकल क्लियरेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे कंट्रैक्टर की टीम और क्लाइंट की टीम क्यूसी के मिल के लोग जो हैं वो वॉकवे करेंगे, और उसमें जो पंच पॉइंट आएगा वो निकालेंगे। और पंच पॉइंट क्या होता है? पंच पॉइंट क्या होता है कि अगर हमारी एक लाइन है, वो स्ट्रक्चर से क्लैश कर गई, जो है फॉल कर गई है, तो हम उसको फौरी तौर पे तो उसको नहीं कर सकते। तो वो क्या होगा, हमारा पंच पॉइंट आ जाएगा। या जैसे हमारे दो लाइन जा रही हैं तो उनका डिस्टेंस कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो उसको हम फौरी तौर पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा कि वो हमारा पंच पॉइंट हो जाएगा। पंच पॉइंट लिस्ट में 3 पॉइंट होती हैं, ए, बी और सी। तो अभी इसके बाद जैसे हमारी ये कंप्लेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद हम चले जाएंगे प्री कमीशनिंग में। प्री कमीशनिंग में जाने के लिए हमारा जो पंच लिस्ट का ए पॉइंट है, प्री कमीशनिंग में जाने के लिए जो हमारा पंच लिस्ट का ए पॉइंट है वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो हम प्री कमीशनिंग में चले गए। प्री कमीशनिंग में क्या होता है कि हम जो लाइन है उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस लाइन को टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसमें एयर ब्लोइंग करेंगे। एयर ब्लोइंग हम क्यों करेंगे कि जो हमारी लाइन है उसमें कोई डस्ट है या कुछ और है तो वो निकल जाए। क्यों कि जो हमें उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाने होती हैं, हमने गेज लगानी होती है, प्रेशर गेज लगानी होती है या पीएसवी लगाना होता है, तो वो कैलिब्रेटेड होती हैं। तो वो डैमेज, अगर एक बार उसमें कोई चीज़ आ गई वो डैमेज हो जाएंगे और दोबारा यूज़ के काबिल नहीं रहेंगी। एयर ब्लोइंग हो गई तो उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे टेस्ट की। न्यूमेटिक टेस्ट होता है या हेड्रो टेस्ट होता है, तो उसकी हम जो प्रिपरेशन है, वाटर फिलिंग है, उसके जो ब्लेंडिंग हमने करनी है, जो उसके ऊपर हमने पीएसवी वगैरह लगाने हैं, प्रेशर होल्ड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हम आरएफई तो हम रेज कर चुकी होती हैं। ठीक है, इतने बजे जो हमारा है ये टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट हो जाता है। टेस्ट के बाद फिर हम उसकी ड्रेनिंग करते हैं। ड्रेनिंग के बाद उस लाइन को ड्राइंग करते हैं, फ्लशिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ब्लास्टिंग की लाइन को हमने क्लियर करना होता है। लाइन हमारी साफ़ होनी चाहिए। वो अगर आम ब्लास्टिंग से होती है तो ठीक, नहीं तो क्या है, केमिकल, मतलब अगर प्रोसीजर में केमिकल ब्लास्टिंग है तो वो भी की जा सकती है। तो अब हम जाएंगे रिन स्टेटमेंट की तरफ। तो रिन स्टेटमेंट जाने से पहले क्या है, वहाँ हम टारगेट करेंगे बी पंच लिस्ट पॉइंट को और सी पंच लिस्ट पॉइंट को। तो उसमें क्या होता है कि जो हम उसकी ओरिजिनल गैस की डालेंगे, वाल इंस्टॉलेशन करेंगे, नट बोल्ट की टार्किंग करेंगे, मतलब जो जो काम जो है हमारा एज पर ड्राइंग, एज पर पीएनएडी, वो हम सारा कंप्लीट करेंगे। तो ये जैसे हमारा काम कंप्लीट, हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम जाएंगे कमीशनिंग की तरफ। ठीक है, तो उससे पहले हमें जो है हमें रेडी फॉर कमीशनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, साइन चाहिए होता है। उसके लिए हमें जो पीछे पीछे हम काम कर रहे होते हैं, मैकेनिकल क्लियरेंस की होती है, हमें टेस्टिंग की होती है, एयर ब्लोइंग की होती है, जो जो उन सब की जो है एक हम रिकॉर्ड बुक बनाते हैं।
उसके अकॉर्डिंग हमें जो रेडी फॉर कमीशनिंग सर्टिफिकेट इशू होता है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं कमीशनिंग की तरफ। तो कमीशनिंग में एक्चुअली हम क्या करते हैं, कमीशनिंग में हम करते हैं फंक्शन को टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। उसमें हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है ऑपरेशनल टाइटनेस टेस्ट करते हैं, हम लीक टेस्ट करते हैं और ड्राई करते हैं, लैंड की फ्लशिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसमें ना नाइट्रोजन की पर्चिंग करते हैं। नाइट्रोजन की पर्चिंग क्यों करते हैं कि अगर हमारी लाइन में एयर वगैरह है तो वो निकल जाए, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये हवा से भारी होती है। उसके बाद जो है हम सेफ्टी रिव्यू टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है स्टार्टअप आ जाता है, उसके बाद हम जो परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होने के बाद, कमीशनिंग होने के बाद हम क्या करते हैं कि हमें अचीवमेंट ऑफ कमीशनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, कि हमारी जो कमीशनिंग है वो सक्सेसफुली हो गई है। उसके लिए जो हमने स्टार्ट से हमने जो जो स्कोप की होती हैं एज़ पर ट्रैंग, एज़ पर PNID और एज़ पर जो प्रोसीजर काम किए होते हैं, उसके जो जो हमारी सर्टिफिकेट होती हैं, मैकेनिकल टेस्ट किया होता है, हमने प्री कमीशनिंग की होती है, रिस्टेटमेंट की होती है। उसके बाद जो है जो जो हमारा स्कोप है एज़ पर ड्राइंग हमने किया होता है, रेड लाइन जो मार्केबल ड्राइंग होती है, ठीक है। तो पंच लिस्ट हमने पंच लिस्ट के जो हमारे सर्टिफिकेट होते हैं जो सारे हैं, वो सारे हम जो अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग हमें अचीवमेंट ऑफ कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके बाद जो हमारा जो है सिस्टम है वो ट्रांसफ़र टू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो जाता है। तो सक्सेसफुल कमीशनिंग क्या होती है कि अगर हमारी कमीशनिंग सक्सेसफुल हो गई है तो क्या है कि उसमें हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसमें हमारा कोई पाइप डैमेज या इक्विपमेंट डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारी जिस टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड में हमें जो प्रोडक्ट चाहिए थी, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट में वो हमें अचीव होगी उतनी। और उसके बाद जो है हमारा कोई इन्वायरमेंटल टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा आ जाता है वारंटी पीरियड, ठीक है, कि अगर इतने टाइम पीरियड के लिए अगर इस फंक्शन में कोई भी खराबी आएगी, ठीक है, तो उसको जो कंट्रैक्टर होता है या कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस फॉल्ट को ठीक करके देंगे वारंटी पीरियड जो होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पॉइंट। तो ये हमने सिर्फ समरी बयान किया है, डिटेल वाइज हम फैब्रिकेशन में जाएंगे या इरेक्शन में जाएंगे, प्री कमीशन में जाएंगे, कमीशन में जाएंगे। तो ये तो बहुत डिटेल है, लेकिन हमने सिर्फ एक प्रोसीजर की जो टोटल प्रोसीजर है पाइपलाइन का ऑयल एंड गैस में, उसकी एक सिर्फ समरी जो है वो की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।